हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। हम लोग आज करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के पार्ट 5, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। चल रहे हैं, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे वायुमार्ग। आज पढ़ेंगे हम लोग जल मार्ग। कौन मार्ग? जल मार्ग। कह रहा है जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। जल मार्ग को देखा जाए नहीं तो जल मार्ग आज ही से नहीं जल मार्ग आ रहा है, बहुत प्राचीन समय से, प्राचीन काल से ही जल मार्ग को उपयोग में लाया जा रहा है। इसके द्वारा विश्व स्तर पर कई साहसिक यात्री की गई है। अगर इसके द्वारा विश्व में बहुत सारे ऐसे यात्री किए गए, बहुत सारी यात्राएं किए गए। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं। जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल मार्ग, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। पहला कौन जल मार्ग? आंतरिक जल मार्ग। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। भारत में लगभग 1450 यानी कहने मतलब 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचार मार्ग है। कौन संचार मार्ग है? नौ संचार मतलब नाव के द्वारा चलाया जाता है मार्ग को, इसे नौ संचार का मार्ग कहा जाता है। जिसमें प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ टन माल की ढुलाई होता है। इसमें प्रति वर्ष कितने टन की माल की ढुलाई होती है? तो 5 करोड़ टन माल की क्या होती है? ढुलाई होती है। आंतरिक जलमार्ग। कौन जलमार्ग? आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से नदियों, नहरों तथा झीलों का उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए आंतरिक जलमार्ग के हिसाब से देखा जाए नहीं तो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी कुछ उपयोग किया जाता है? आंतरिक मतलब होता है देश के अंदर जो होता है, नदियों में, नहरों में, झीलों में उपयोग किए जाते हैं, ये आंतरिक जलमार्ग कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक देश से दूसरे देश तक जाएगा। भारत का आंतरिक जलमार्ग पिछड़ी किंतु विकासशील अवस्था में है। भारत का आंतरिक जलमार्ग जो पिछड़ा है लेकिन विकासशील है, यानी कि धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। भारत में पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत में बकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी से जोड़ा गया था। भारत में पहली बार 1806 में, कब कि 1806 में कौन मार्ग? आंतरिक जल मार्ग में करा कि गोदावरी बकिंघम से लेकर कन्नौर के मिलाकर गोदावरी तक क्या किया गया है? कृष्ण नदी में जोड़ा गया है। तथा 720 किलोमीटर लंबा 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। कौन जलमार्ग बनाया गया? 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया। बाद में इसे 40 किलोमीटर बढ़ाकर पुलिकट झील से जोड़ दिया गया। इस 720 किलोमीटर लंबा बनाया गया, उसके बाद 40 किलोमीटर और बढ़ाया गया। 40 किलोमीटर और क्यों बढ़ाया गया? तो पुलिकट, कौन कट? पुलिकट झील में इसको कोची कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। आगे करा स्वतंत्रता। कौन तंत्रता? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में, कौन ईस्वी? 1952 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्रा जल परिवहन बोर्ड की स्थापना किया। कौन बोर्ड? गंगा ब्रह्मपुत्रा जल परिवहन बोर्ड। इस बोर्ड में क्या, इस बोर्ड के अंतर्गत क्या होगा? इस बोर्ड के अंतर्गत होगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या किया जाएगा? एक मिलाया जाएगा, मिलाकर नहर के द्वारा इसमें क्या करेगा? परिवहन कार्य करेगा, यानी कि नाव चलेंगे, शिप चलेंगे या स्टीम चलेंगे। जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया है। इसके अंतर्गत परिवहन गंगा ब्रह्मपुत्रा जल परिवहन बोर्ड के अंतर्गत किसको रखा गया? असम को। कौन सम? असम। कौन चम? पश्चिम। कौन गाल? बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन हार? बिहार। एवं कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश को क्या किया गया? रखा गया है। 1960 ईस्वी में इस बोर्ड द्वारा गंगा नदी में यातायात के सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया। अगर 1960 में क्या हुआ? 1960 में इसके द्वारा क्या किया गया? बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बनाने के बाद क्या हो गया? इस बोर्ड में गंगा नदी में क्या हो गया? सुझाव आया, जो बोर्ड के द्वारा बोर्ड के अंतर्गत सुझाव हुआ कि 1960 में कि आप इस गंगा नदी पर क्या यातायात का सर्वेक्षण को सुझाव दिया गया कि आप कर सकते हैं, खोल सकते हैं। 1975 ईस्वी में इस दृष्टि से जहाज रानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरक्का से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया। और जहाज रानी के अंतर्गत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत फरक्का में, कौन रक्का? फरक्का में इलाहाबाद तक गंगा नदी में को सर्वेक्षण में लाया गया। कौन? बेक्षम, सर्वेक्षण में कौची किया गया? लाया गया।
कालांतर में 27 अक्टूबर 1986 को, क्या अक्टूबर 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग कौन मार्ग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। कौन करण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास कौन जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रख रखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसको करा विकास में रख रखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह अंतर्देशीय कौन देशीय अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह भी देता था। यही जो है जो ये जलमार्ग जो था जलमार्ग विकास संबंधित में जो डेवलप किस तरीके से डेवलप करेगा, केंद्र सरकार को क्या कर रहा था, राज्य सरकार द्वारा सलाह दिया जा रहा था। इसका मुख्यालय कौन ख्यालय मुख्यालय नोएडा कौन एड्डा नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चिन में तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का एवं कोलम में है। क्या इसका जो है जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया मुख्यालय है नोएडा में खोला गया। इसमें नोएडा में कौन कौन से पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोच्चि में तथा शाखा कार्यालय इलाहाबाद में और भागलपुर, फरक्का में, कोलम में खोले गए इसके हेडक्वार्टर। भारत में 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया। भारत को 5 को जो है जो आंतरिक जलमार्ग है कौन जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग किसको कहते हैं, जो नहर, तालाब, झील में जो नाव चलता है उसे कौन जलमार्ग कहा जाता है, आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। तो जलमार्ग की राजमार्ग घोषित किया गया। ये जलमार्ग है उसमें कौन कौन से ये है जो देखते हैं कौन कौन से हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले पहला 5 को जो बताया गया इसमें देखिए पहला कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन कौन जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग वन क्या, यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबाई में है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन कितना कहाँ से कहाँ जोड़ता है, इलाहाबाद से कौन दिया हल्दिया, ये टोटल इसकी लंबाई कितना है 1620 किलोमीटर। तो आप देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। टोटल इसकी दूरी कितना हो गया 1620 किलोमीटर हो गया। उसी प्रकार से दूसरा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन जलमार्ग संख्या 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह सदियों से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई, 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी से विकसित है। कौन सित है विकसित है कौन पुत्रा ब्रह्मपुत्र नदी से। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश कौन देश भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। क्या इसका उपयोग कौन कौन करते हैं, बांग्लादेश और भारत द्वारा किया जाता है, साझेदारी में किया जाता है। लगभग कहाँ से लंबाई इसका है, जब ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 891 किलोमीटर की लंबाई, क्या किलोमीटर की लंबाई है 891 किलोमीटर की लंबाई है। कह तृतीय राष्ट्रीय मार्ग कौन राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोलम से कोट्टपुरम कोट्टपुरम राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है जो कोलम से कट्टमपुरम तक क्या किया गया बनाया गया है। ये 205 किलोमीटर लंबाई है। ये जलमार्ग चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट नहर में विकसित है। आइए इसी को नहर को जो 205 किलोमीटर में फैला है कोलम से कोट्टपुरम में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है जो चंपारण से उद्योग मंडल तक भी इसे क्या किया जाए जोड़ा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 क्या है, यह गोदावरी कौन ना कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर फैला जलमार्ग है। पुडुचेरी कांडीनार नहर से सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी फैला हुआ। ये जलमार्ग कहाँ का गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मुख्य रूप से गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच बनाया गया है, लेकिन इसको और विकसित करके पुडुचेरी कांडीनार नहर जो है उससे जलमार्ग है उसे तमिलनाडु पुडुचेरी होते हुए आंध्र प्रदेश को भी क्या कर दिया गया जोड़ दिया गया है। कौन उसके हिसाब से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3-4 के हिसाब से। अगला देख रहे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना है 5 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य कौन राज्य उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल ईस्ट कोस्ट कनाल
मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 693 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। कौन सिद्ध की जा रही है? विकसित की जा रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य से ईस्ट कोस्टल कनाई मताई के में ब्रह्मपुत्र नदी के महानदी डेल्टा के सहारे क्या किया जा रहा है? 620 किलोमीटर लंबाई तक विकसित किया जा रहा है। अगला देखते कौन गला अगला करा। इस प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त गोवा में, कौनबा में, गोवा में 555 किलोमीटर, गुजरात में 320 किलोमीटर तथा कर्नाटक में भी आंतरिक जलमार्ग विकसित किया गया है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार देखा जाए तो गोवा में कितने हैं? तो गोवा में 555 किलोमीटर है, गुजरात में कितना? 320 किलोमीटर है, कर्नाटक में भी इसको क्या किया गया? विकसित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे अधिक कहाँ है? तो गोवा में। कितने किलोमीटर है? 555 किलोमीटर है। अगर देखा है सेकेंड स्थान पर कौन है? तो सेकेंड स्थान पर गुजरात है। कितने किलोमीटर तक? 320 किलोमीटर तक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुछ अन्य मार्गों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा देने का प्रस्ताव है। दर्जा देने क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया है। जलमार्ग है जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुछ अन्य मार्गों को भी राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया। देश में अंतर्देशीय, देश में कौन देशीय? अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के, अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ साथ अन्य सहायक जलमार्गों को भी विकसित किया जाए। अगर देखा जाए देश में संग्रह करने के लिए अगर राष्ट्रीय जलमार्ग के हिसाब से देखा जाए, साथ साथ इसमें अन्य अलग और राजमार्ग का भी आवश्यक किया गया है। इसको और जितना विकसित किया जाएगा, जितना डेवलप किया जाएगा, उतना ही बेहतर होगा हमारे आने वाले जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और हमारे देश का भी विकास इससे होगा। अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच संधि है। अगर अंतर्देशीय परिवहन के हिसाब से देखा जाए तो भारत में कौन रहता? भारत और बांग्लादेश में क्या है? ये दोनों में क्या है? संधि है। बोल सर संधि क्या होता है? जो हमको नहीं समझ में आता। तो दो देशों के बीच में कागजी कार्रवाई से नियम कानून को मानते हुए उसमें दोनों का सिग्नेचर रहता है कि किस तरीके से व्यापार करेंगे, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके तहत किसी एक देश के जहाज निर्धारित जलमार्ग के दूरी दूसरे देश में जा सकती है। इस जल संधि के द्वारा ही एक देश का जहाज दूसरे देश में जा सकता है और वह निश्चित राजमार्ग से जा सकता है। इन्हें कि जैसे तैसे हो जाएगा, जब किसी को जाएगा मैंने इधर से इधर चल गया, किसी को माने इधर से नहीं, पानी ही नहीं कि पानी में सबके तो चलेगा। निश्चित जलमार्ग रहता है, उतना ही दूर से एकदम फिक्स रहता है कि रेखा पर नहीं जाना, लेकिन इतना ही दूरी के बीच में क्या करना है? जाना है। अंतर्देशीय दूसरी जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में फरवरी 2004 से कार्यरत है। राष्ट्रीय महत्व यह संस्थान देश में अपनी तरह का पहला संस्था है। यहाँ से प्रशिक्षणार्थी जहाज कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और यहाँ से क्या करता है? जो प्रशिक्षण जो ड्राइवर जो होता है, कह सकते हैं हम लोग ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर कहते हैं, उसी प्रकार जो जहाज चलाता है उसको प्रशिक्षण करते हैं। वो क्या करता है? यहाँ पर पटना में जाकर इसका क्या लेता है? प्रशिक्षण लेता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जाकर वहाँ पर चलाने के लिए सीखता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, कौन जलमार्ग? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत के पास 1775 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। अगर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के हिसाब से देखा जाए भारत के पास कितना है? 7517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट उपलब्ध है। समुद्री तट उपलब्ध को मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या है? ये भारत का आपका नक्शा दिख रहा है, भारत दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो ये कौन तट कहलाएगा? समुद्र के नीचे नज़दीक है तो ये कौन तट कहलाएगा? समुद्री तट कहलाएगा। कौन तट? समुद्री तट कहलाएगा। ये सारे कौन तट हैं? समुद्री तट हैं। तो कितना टोटल समुद्री तट हैं? तो समुद्री तट टोटल हो गया 7517 किलोमीटर। इधर पूरा यहाँ से गुजरात से लिया जाएगा, गुजरात से, तो यहाँ से इस तरीका से, यहाँ से पूरा ही तो समुद्र के नज़दीक है। इस तरीका से यहाँ पश्चिम बंगाल तक होकर चल जाएगा। ये सारा टोटल कितना इसकी किलोमीटर दूरी है? 7515 किलोमीटर दूरी है। 7515 किलोमीटर है लंबा ये समुद्री तट है।
जिसके सहारे 12 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह विकसित है। इसी के चारों तरफ क्या 12 बड़े बड़े और 200 छोटे छोटे बंदरगाह क्या स्थित है। बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ पर पानी वाला जहाज आकर रुकता है। समुद्र के नज़दीक में है तो पानी वाला जहाज यहाँ आकर रुकेगा, लेकिन यहाँ चल जाएगा पानी वाला जहाज, पानी में नहीं रहेगा तो पानी समुद्र तो यहीं तक है, तो यहाँ तक रुकेगा, तो यहाँ तक रहेगा तो क्या कहलाएगा? पानी के जहाज आकर रुकेगा, क्या कहलाएगा? बंदरगाह कहलाएगा। कौन गाह? बंदरगाह। ये टोटल कितना है? बड़े बंदरगाह मात्र कितने हैं जी? 12 है, और छोटे छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200 हैं। तो 12 बंदरगाह के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, समझेंगे। देश का लगभग 90% मूल स्तर पर 70% व्यापारी इन्हीं समुद्री मार्गों से होते हैं। अगर देश का देखा जाए ना तो लगभग देश का 90% मूल स्तर पर देखा जाए तो 70% व्यापारी इन्हीं समुद्री मार्गों से होते हैं। ये 12 बड़े और 200 छोटे से व्यापारी जहाज लाने बड़े की दृष्टि से भारत का विश्व में 20वां स्थान है। अगर व्यापारी के हिसाब से देखा जाए, समुद्री व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व में 20वां स्थान पर आता है। इसका मतलब इसके 9 देश और 19 देश और हैं जो क्या कर रहे हैं? जो समुद्री यात्रा से करके जलमार्ग के सहायता लेके बंदरगाह का सेवन कर रहे हैं, यानी कि बंदरगाह का उपयोग में ला रहे हैं। भारत में निम्न 12 बंदरगाह हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? मुख्य 12 बंदरगाह। 12 बंदरगाह के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? समझते हैं। बंदरगाह और राज्य, कौन सा राज्य में स्थित है, कौन सा बंदरगाह? तो मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र। नवासोबा कहाँ स्थित है बंदरगाह? महाराष्ट्र में ही स्थित है। कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता में क्या? कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन, कौन राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह तो तमिलनाडु में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कौन राज्य में? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कोच्चिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। इत्रौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप बंदर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह इंपोर्टेंट बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कौन प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। मम्मुरगांव कहाँ स्थित है? गोवा में। अब मंगलौर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये 12 प्रमुख हमारे क्या थे? बंदरगाह थे। बंदरगाह ऐसे करना, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए बंदरगाह और राज्य के नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन इस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। करा आगे संचार। संचार बोल सर, दिखाई दिया हमकी क्या? पीली वाली डिबिया। कौन वाली डिबिया जी? पीली वाली डिबिया। तो संचार के बारे में हम लोग समझते हैं। करा संचार क्या? संचार के प्रमुख साधन डाक सेवा। कौन सेवा? डाक सेवा। टेलीग्राम। कौन ग्राम? टेलीग्राम। संचार मतलब होती है एक स्थान पर रहे हुए दूसरे स्थान तक टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम, फैक्स के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट, ईमेल, किसी चीज़ के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान बिना गए हुए, खुद को बिना गए हुए अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, अपना आवाज़ पहुंचाना, अपना बात पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार। संचार। तो संचार के प्रमुख साधन कौन कौन है? डाक सेवा। अब तो डाक सेवा लगभग खत्म ही हो गया, अब डाक सेवा ज़्यादा संचार के नहीं। टेलीग्राम चल रहा है। टेलीग्राम ऐप भी है, कोई देख टेलीग्राम देखते हैं, ऐप भी होगा। टेलीफोन तो अभी चले, टेलीफोन ना के बराबर तो मोबाइल फ़ोन चल रहा है। फैक्स भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, समाचार पत्र चल रहा है, पत्रिकाएं यानी कि न्यूज़पेपर, इंटरनेट। सबसे ज़्यादा तो अभी इन्फॉर्मेशन इसी से ज़्यादा इंटरनेट के द्वारा और ईमेल के द्वारा सबसे प्रचलन में दोनों अभी संचार के रूप में देखा जा रहा है। तो कौन चार के बारे में समझते हैं? संचार के बारे में समझ गए कि संचार के कौन कौन प्रमुख साधन हैं। तो संदेश का आदान प्रदान संचार कहलाता है, यानी कि संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश को पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। मानव ने अपने आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है। अगर मानव को देखा जाए, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न समय पर, अलग अलग समय पर संचार का क्या किया है? संशोधन किया संचार में। पहले सिर्फ डाक सेवा होता था, उसके बाद टेलीग्राम आया, उसके बाद टेलीफोन आया, फिर फैक्स आया, फिर रेडियो आया, सिनेमा, समाचार पर धीरे क्या होता है? वृद्धि हम लोग करते चले गए। प्राचीन काल में जहाँ ताली बजाकर
ढोल बजाकर, सोचिए प्राचीन काल में ताली ऐसे से बजाता था और ढोल बजा के, अभी भी गांव में ढोला पड़ता है, कोई भी बताने का रहता है तो ढोला पड़ गया तो सब गांव वाला समझ गया कि कुछ लगता है मीटिंग उटिंग गांव में लगने वाला है, हो सकता है। बोल कोच वाला मीटिंग लगेगा सर, तो देखते होंगे अभी गाँव में ढोला पड़ता होगा, ज़्यादातर पड़ता होगा क्या चले कि अखंड होता है तो अखंड पूजा में ढोला पड़ के मीटिंग लगाया जाता होगा, यानी ढोल बजाकर ताली बजाकर इस तरीक़े से किया जाता है। आग जलाकर या फिर उसमें आग जलाकर, तो प्राचीन काल में ताले बजाकर ढोल बजाकर आग जलाकर फिर अन्य तरह से संदेश पहुंचाया जाता था, और भी अन्य तरीके से संदेश को क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। वही मध्यकाल, कौन काल, मध्यकाल में तेज दौड़ने वाली, कौन वाली, तेज दौड़ने वाली व्यक्तियों और कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। और वही कारण धीरे धीरे क्या हो विकसित हुआ, उसके बाद तेज दौड़ने वाले जो जानवर होते, व्यक्ति होना चाहिए, जानवर होना चाहिए, चाहे कबूतर के द्वारा संदेश, तो सुना होगा कबूतर जो है ना, कबूतर क्या पहले पत्र लिखकर चिट्ठी लिख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था, पुराने आप फिल्म में मूवी में देखे होंगे ऐसा। परंतु ये सभी साधन सार्वजनिक नहीं थे, लेकिन ये सभी साधन सार्वजनिक नहीं थे, यानी कि कोई कुछ यूज करता है, सब नहीं यूज कर पाते। सार्वजनिक मतलब सभी लोग जो यूज करते हैं वो सार्वजनिक कहलाता है। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन सभी सार्वजनिक है क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें पहले सभी लोग यूज करते नहीं थे, तथा बड़े समूहों को इसके द्वारा संदेश देना संभव नहीं हो पाता था। अब बड़े समूहों को क्या किया जाता था, इसके द्वारा संदेश देना पाना संभव नहीं था। साथ ही इसमें समय भी अधिक क्या लगता था, समय भी अधिक लगता था, समय भी क्या लगता, अधिकतर ज़्यादा लगता था समय। इसलिए आधुनिक काल में, कौन काल में, आधुनिक काल में संचार के ऐसे साधनों की आवश्यकता पड़ी जो शीघ्र और दूर दूर के स्थानों तक बड़े समूहों तक संदेश पहुंचा सके। लेकिन आधुनिक काल में आ गया, जब हम लोग डेवलप किए तो ऐसे संचार का आवश्यकता पड़ा जो दूर दूर तक संचार पहुंचाए, वह कम समय में पहुंचाए और अधिक लोगों तक पहुंचा पाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय में, आधुनिक समय में संचार के कई साधन विकसित किए गए। यही बातों को मद्देनजर रखते हुए आधुनिक काल में संचार के बहुत सारे साधन को रखे गए। ऐसे भी साधन विकसित किए जा चुके हैं, और ऐसे भी साधन क्या किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, जिसके द्वारा बड़े जनसमूह को एक साथ संदेश भेजना अब संभव हो गया है। यही कारण हुआ कि ऐसे जिसके द्वारा बड़े जनसमूह को एक साथ बहुत सारे लोगों को क्या भेजा गया, संदेश भेजना गया, संभव हो गया अब। इसलिए देखते हो ना, अब एक आप तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लिए, चाहे कुछ भी ऐप पर ग्रुप बना लिए और एक ही साथ सेंड कर दिए, फेसबुक पर कर दिए, इंस्टाग्राम पर कर दिए, यूट्यूब पर कर दिए, तुरंत वायरल हो गया, कुछ ही देर में सभी के पास संचार पहुंच गया। तो ये क्या संचार का एक साधन है। कौन वाली डिबिया, तो ये बुलू वाली डिबिया, तो बुलू वाली डिबिया में हम लोग चलते हैं। संचार एक कहानी, संचार कैसे हुआ, एक से कहानी जानते हैं। 16 जून की रात्रि पटना में रहने वाले शुभम को वैशाली जिला के शेखपुरा गांव में रहने वाले अपनी मम्मी को जन्मदिन की शुभकामनाएं संदेश देने की याद आई। उसने के पास कई सुविधा उपलब्ध थी, उसके पास बहुत सारे सुविधा उपलब्ध थी। एक तो वह कंप्यूटर के जरिए ईमेल द्वारा संदेश भेज सकता था या फिर टेलीफोन के द्वारा बातचीत संदेश दे सकता था। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण शुभम के लिए ईमेल द्वारा संदेश भेजना संभव नहीं हुआ। क्या अपने उसको याद आया कि शुभम को याद आया 16 जून के रात्रि के बाद है पटना में, उसको याद आया कि मम्मी को क्या करना है, संदेश भेजना। मम्मी को कि हमको मेरा जन्मदिन है, खुशी मनाने के लिए भेजना, हैप्पी बर्थडे के बारे में बताना। तो बताना हैप्पी बर्थडे के बारे में, तो क्या सोचा कि उसके पास बहुत सारे साधन है, उसमें से एक साधन कंप्यूटर वाला था और दूसरा साधन कोची था और दूसरा साधन ईमेल वाला था, कंप्यूटर के द्वारा ईमेल भेजना या टेलीफोन करके। लेकिन लाइन नहीं होने के कारण, आपूर्ति होने के कारण, यानी बिजली नहीं होने के कारण वो टेलीफोन का उपयोग नहीं कर पाया। पत्र लिखकर भी तुरंत समय पर संदेश नहीं भेज सकता था, और उसी समय क्या पत्र लिखकर तुरंत भेज सकता था, नहीं भेज सकता था। टेलीग्राम के द्वारा संदेश भेजने के समय लग जाता था, तथा गांव में घर के निकट फैक्स की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, और टेलीग्राम से भी संदेश भेजने में बहुत वक्त लग जाता था। अब वो कहेगा कि सर फैक्स से भेज दे, तो फैक्स की सुविधा गाँव में है ही नहीं थी, फैक्स तो गाँव में है ही नहीं था। ऐसी स्थिति में शुभम ने तुरंत टेलीफोन के द्वारा अपनी मम्मी को बातचीत की और संदेश जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कहानी से यह पता चलता है कि संदेश भेजना और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन है।
आप ये पूरे कहानी पढ़ें तो पूरे कहानी से एक ही चीज़ आपको समझ में आया कि जितने चीज़ है, पहले तो ये सोचा था कोई चीज़ भेजने के लिए, डाक से सेवा भेजने के लिए, लेकिन डाक सेवा तो रात को तुरंत पहुंचना संभव नहीं था। फिर टेलीग्राम से भेजने के लिए चाहे, टेलीग्राम में समय लगता था। टेलीफोन से, फैक्स से भेजना चाहा, ईमेल से भेजना चाहे, इंटरनेट से, लेकिन उस समय बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसके कारण भेज भी नहीं पाया। लेकिन उसके साथ रेडियो से भेज नहीं सकता था, समाचार पत्र से भी नहीं लग सकता, पत्रिका से नहीं, सिनेमा के द्वारा भी नहीं भेज सकता था। तो उसके पास एक ही चीज़ बता, टेलीफोन। और टेलीफोन के द्वारा वो क्या किया, तुरंत भेजा। टेलीफोन पर फ़ोन किया, तुरंत में उसके मम्मी पास क्या हो गया, चल गया, बधाई भी दे दिया, जन्मदिन की बधाई दे दिया मम्मी को अपने। तो जब मम्मी को बधाई दिया तो ये आप इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टेलीफोन ही एक ऐसा साधन है जो कि तुरंत ही पहुंच सकता है, दोनों के पास उपलब्ध हो सकते हैं, और बाकी सारे चीज़ दोनों के पास उपलब्ध हो नहीं सकते। इसी से कहानी से हम यही सकते हैं। ये क्या आज हो गया पार्ट 5। तो आज बार हम लोग इतने ही रह देते हैं। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।